स्वागत है आपका इस कहानी के दूसरे भाग में दोस्तों। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे इस कहानी में। जैनब के पिता शफिया अभी दुबई में ही थे। तूबा अपनी एक रिश्तेदार लतीफ हैदरी को फोन करती है और उनसे कहती है कि एक मौलाना का इंतजाम कीजिए जो जैनब का निकाह पढ़ सके। इसके अलावा तूबा एक रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने को कहती हैं। अब सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और फाइनली 18 मई 2009 को जैनब का निकाह उसके बॉयफ्रेंड अम्मार वाहिद से हो जाता है। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी शहर के एक बड़े से रेस्टोरेंट में आयोजित की गई थी। इस पार्टी में काफी दोस्त मेहमान आते हैं, मगर दूल्हा यानी वाहिद के परिवार से कोई नहीं आया था। दरअसल वाहिद के परिवार वाले भी इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए कोई भी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने नहीं आता है। ये तूबा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। सभी दोस्त रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उन सब की बातों को तूबा सुनते हुए बस रोए जा रही थी। कहने को तो ये शादी की रिसेप्शन पार्टी थी और खुशी का मौका था, मगर इस पूरी महफिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हुई हो। हर किसी की आंखों में आंसू थे। माहौल गमगीन था। इस तनाव भरे माहौल में अचानक तूबा बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। तूबा के बेहोश होने के बाद लोग उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाते हैं। तूबा के होश में आते ही जैनब अपनी माँ से लिपटकर बेतहाशा रोने लगती है और वो कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। जैनब अपनी माँ से कहती है कि अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं इस लड़के को रिजेक्ट कर सकती हूँ और इस शादी को अभी खत्म कर दूंगी। अचानक अब कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है। जहां लोग शादी का जश्न मनाने को जमा हुए थे, वहां अब तलाक की चर्चा शुरू हो जाती है। चूंकि जैनब के पिता मोहम्मद शफिया अभी भी दुबई में ही थे और वो भी शादी के खिलाफ थे। ऐसे में जब जैनब शादी को खत्म करने का प्रस्ताव अपनी माँ के सामने रखती है तो तुरंत शफिया से फोन पर बात की जाती है। शफिया तुरंत इस शादी को खत्म करने के लिए अपनी बेटी से कहता है। अब जैनब अपने पति वाहिद से कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने परिवार वालों की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती। जवाब में वाहिद कहता है कि बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर हमारी शादी से परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचती है तो इससे हम दोनों को ही तकलीफ होगी। इस तरह जहां पर शादी की पार्टी होनी थी, अब वहीं पर जैनब और वाहिद का तलाक हो जाता है। शादी के महज 24 घंटे बाद ही दोनों अलग हो जाते हैं। शायद आपको ये कहानी किताबी या फिल्मी लग रही होगी, मगर ये हम आपको बिल्कुल 16 आने सच्ची कहानी बता रहे हैं। तलाक के बाद वाहिद अपने घर चला जाता है, जबकि जैनब अपने परिवार वालों के साथ वापस घर चली जाती है। अब आगे जो कुछ होता है वो और भी हैरान करने वाला होता है। तूबा के मुताबिक जैनब ने अब तक जो कुछ भी किया था उससे परिवार की इज्जत को काफी ठेस पहुंची थी। इसलिए अब परिवार की इज्जत को वापस लाने के लिए जैनब की शादी लतीफ हैदरी के बेटे से करवाने का फैसला किया जाता है। लतीफ हैदरी तूबा का रिश्तेदार भी था और अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। अब इस नए प्रस्ताव के बारे में शफिया को बताया जाता है तो शफिया इस रिश्ते को मंजूरी दे देता है, लेकिन कहता है कि जब तक मैं दुबई से कनाडा वापस नहीं आ जाता ये शादी नहीं होगी। इधर लोग जैनब की शादी, तलाक और फिर शादी की प्लानिंग में लगे हुए थे। उधर जैनब की छोटी बहन सहर का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। सहर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगती है। हालांकि इसके बारे में घर के चंद सदस्यों को छोड़कर किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन सहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में थी। तभी उसका छोटा भाई इसे एक लड़के को गले लगाते हुए देख लेता है। हालांकि जब सहर घर जाती है तो सब कुछ सामान्य लगता है। इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद भाई ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। इन सब के बीच अब परिवार के मुखिया मोहम्मद शफिया के दुबई से वापस आने का समय नजदीक आ जाता है। इसी बीच 9 जून 2009 को जैनब अपने पूर्व पति वाहिद को ईमेल लिखते हुए कहती है कि मुझे जरूर अपने पिता को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना चाहिए। मैं उनसे वहीं सॉरी कहूंगी और अपने किए के लिए माफी मांगूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वो सब कुछ भूल कर मुझे गले लगाएंगे। अभी मोहम्मद शफिया को दुबई से आने में कुछ दिन बाकी थे, तभी इस परिवार में एक और घटना ऐसी घटती है जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। दरअसल इस परिवार की तीसरी बेटी गीती एक सुपरमार्केट में चोरी करती हुई पकड़ी जाती है। उस समय गीती की उम्र महज 13 साल थी। उस साल गीती स्कूल में सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। गीती एक करोड़पति परिवार की लड़की थी, फिर भी वो चंद रुपए के सामान की चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। डॉक्टर के मुताबिक परिवार के अंदर जो उठापटक चल रही थी वो गीती के बाल मन पर गहरा चोट करता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर
काफी बुरा असर पड़ता है। इसी कारण वो सभी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाती है और चोरी की भी आदत लग जाती है। इन सब के बीच वो घड़ी आ जाती है जिसका सबको इंतजार भी था और जिसको लेकर सब डर भी रहे थे। 13 जून 2009 को मोहम्मद शफिया और उसका बेटा हामिद दुबई से वापस कनाडा आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर जैनब उन्हें रिसीव करने अपने परिवार के साथ जाती हैं। जैनब बुरी तरीके से डरी हुई थी, मगर आगे जो कुछ उसके साथ होता है वो हर किसी की कल्पना से परे था। जैनब को सामने देखते ही मोहम्मद शफिया आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है, उसके माथे को चूमता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने भी उन बातों को भुला दिया है। मैं बीती बातों को तुम्हारी नादानी समझकर सब कुछ माफ करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड लाड प्यार से जैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैनब को चुप कराते हुए शफिया अपने पॉकेट से $100 निकालकर जैनब को देता है ताकि जैनब को अच्छा लगे। इस अप्रत्याशित घटना के बाद सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और सभी हंसी खुशी घर चले जाते हैं। अब घर का माहौल काफी खुशनुमा था। ऐसा लग रहा था वर्षों बाद घर में खुशियां लौटी हैं। चूंकि पिछले कई महीने सभी के लिए काफी मुश्किल भरे थे, इसलिए शफिया पूरे परिवार के लिए एक सरप्राइज फैमिली वेकेशन प्लान करता है। जब शफिया इस प्लान के बारे में बच्चों को बताता है तो वो सभी खुश हो जाते हैं। चूंकि परिवार के सभी 10 सदस्य इस टूर पर जा रहे थे, इसलिए शफिया एक पुरानी निसान सेंट्रा कार खरीदता है ताकि पूरा परिवार दोनों गाड़ी पर सवार होकर वेकेशन पर जा सके। फाइनली सब कुछ तय होने के बाद 23 जून 2009 को मोहम्मद शफिया अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ नायग्रा फॉल्स की ट्रिप पर निकल जाते हैं। मोहम्मद शफिया के घर से नायग्रा फॉल्स की दूरी लगभग 600 किलोमीटर से अधिक थी। ये सभी लंबा सफर तय करते हुए अगले दिन नायग्रा फॉल्स पहुंच जाते हैं। ये सभी 6 दिनों तक खूब मौज मस्ती करते हैं और फाइनली 29 जून 2009 को रात के 8 बजे पूरा शफिया परिवार नायग्रा फॉल से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। वापसी के दौरान रात के 2 बजे ये परिवार रास्ते में एक जगह रुकता है और एक होटल में 2 कमरे किराए पर लेता है ताकि रात में वहीं रुका जाए। जब सुबह होती है तो आगे का सफर तय करने के लिए सभी सोकर उठने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शफिया होटल स्टाफ से कहता है कि दूसरे कमरे में 4 लोग और हैं, उन्हें भी उठा दो, हमें निकलना है। लेकिन थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ घबराया हुआ आता है और कहता है कि उस कमरे में तो कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही खरीदी गई शफिया की निसान सेंट्रा कार भी नहीं है। आसपास ये सभी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि क्या किसी ने कार में 4 महिलाओं को देखा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे 4 लोगों को देखे जाने की पुष्टि नहीं करता है। अंत में मोहम्मद शफिया, तूबा और हामिद भागते हुए किंगस्टन पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां अपने परिवार के 4 सदस्यों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 18 साल की बेटी जैनब, 16 साल की बेटी सहर, 13 साल की एक बेटी गीती और ऑन पेपर घर की नौकरानी और वास्तव में मोहम्मद शफिया की पहली पत्नी रोना मोहम्मद उमर गायब थी। रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मोहम्मद शफिया बताता है कि जब रात में हम सभी सोने की तैयारी कर रहे थे तब बड़ी बेटी जैनब मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कार की चाबी ये कहते हुए ले ली थी कि कार के अंदर कुछ कपड़े हैं, मुझे वो लेने हैं। मैं उसको कार की चाबी देकर सोने चला गया, लेकिन जब सुबह उठा तो पता चला कि ना तो वो कार है और ना ही जैनब और ना ही गायब हुए बाकी लोग। रिपोर्ट दर्ज होते ही किंगस्टन पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन की फैमिली के 4 सदस्यों के गायब होने का मामला था। तुरंत आला अधिकारियों को भी इस बात की खबर दी जाती है। सैकड़ों की तादाद में पुलिस फोर्स गायब लोगों को ढूंढने में लगा दी जाती है। पुलिस छानबीन के कुछ ही घंटों के अंदर किंगस्टन पुलिस स्टेशन को जानकारी मिलती है कि पास के नहर में एक कार पानी के अंदर समाई हुई है। पुलिस तुरंत उस जगह पर जाती है और गोताखोरों की एक टीम को पानी के अंदर उतारा जाता है। गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर वो सभी हिल जाते हैं। गोताखोर वहां मौजूद आला अधिकारियों को जानकारी देते हैं कि इस कार के अंदर 4 लाश हैं। एक के बाद एक चारों को कार के अंदर से निकाला जाता है। मोहम्मद शफिया सभी की पहचान करते हुए कंफर्म कर देते हैं कि ये उनके ही परिवार के सदस्यों के शव हैं। थोड़ी देर बाद कार को भी नहर के अंदर से निकाला जाता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जांच में पता चलता है कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। देखने से लग रहा था कि किसी दूसरी गाड़ी ने इस कार को पीछे से धक्का मारा, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार नहर में जा गिरी। इस कारण डूबकर सभी की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल था कि ये एक्सीडेंट था या साजिश। अगर साजिश है तो कातिल कौन है?
पुलिस लगातार हाथ पैर मारती रही, मगर कहीं से भी उसे कातिल का सुराग नहीं मिलता है। कई दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। इस कारण पुलिस की खिंचाई भी हो जाती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से दुनिया भर की नजर इस केस पर थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि घटना वाले दिन ही मोहम्मद शफिया के बेटे हामिद ने मॉन्ट्रियल के एक पुलिस स्टेशन में अपनी लेक्सस कार के एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई थी। तुरंत किंगस्टन पुलिस मॉन्ट्रियल पहुंचकर कार की जांच करती है, तो पता चलता है कि डूबे हुए कार के पीछे जो निशान पाया गया था, लेक्सस कार के अगले हिस्से पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे, जिसे देखने से पता चल रहा था कि शायद इसी कार से निसान कार को टक्कर मारी गई थी। तुरंत किंगस्टन पुलिस मॉन्ट्रियल पहुंचकर कार की जांच करती है, तो पता चलता है कि डूबे हुए कार के पीछे जो निशान पाया गया था, लेक्सस कार के अगले हिस्से पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे, जिसे देखने से पता चल रहा था कि शायद इसी कार से निसान कार को टक्कर मारी गई हो। इसे देखने के बाद पुलिस मोहम्मद शफिया, हामिद और तूबा से पूछताछ करती है, मगर कुछ सबूत ना मिलने पर इन लोगों को छोड़कर पुलिस असल गुनहगार की तलाश में लग जाती है। वैसे पुलिस को भले ही परिवार वालों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिला था, लेकिन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं परिवार वालों के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा था। इसलिए पुलिस परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल को सर्विलेंस पर डाल देती है। साथ ही उनकी कार और घर में भी इंटरसेप्टर डाल दिया जाता है, ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। पुलिस ने 18 जुलाई 2009 को इंटरसेप्टर लगाया था। इसके बाद पुलिस इन लोगों की बातचीत को सुनती है, तो अंदाजा होता है कि परिवार वालों को, यहाँ तक कि मारी गई बच्चियों की मां को भी किसी तरह का गम नहीं है, बल्कि वो तो कई बार घर में बात करते हुए मर चुकी बच्चियों के लिए नमक हराम और होर्स जैसे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। इसी के बाद पुलिस का माथा ठनकता है और सभी को उठाकर फिर कड़ाई से पूछताछ की जाती है। अब जो खुलासा होता है वो यकीन से परे होता है। पुलिस पूछताछ में खुलासा होता है कि शफिया बेटियों से बिल्कुल खुश नहीं था। जिस दिन जैनब ने घर छोड़ा था, उसी दिन शफिया ने तय कर लिया था कि वो उसे मार देगा। इसके अलावा जब सहर अपने बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में हक कर रही थी, तो भाई ने ये सब देखने के बाद पिता को बता दिया था। इसी के बाद हामिद ने चुपके से सहर के मोबाइल से भी काफी सारी निजी तस्वीरें निकाल ली थीं, जिसमें सहर अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी, तो कई जगह गले लगा रही थी। इसके अलावा गीती की लाइफस्टाइल से भी शफिया और हामिद खुश नहीं थे। ऊपर से गीती की चोरी करने वाली घटना ने गीती को भी इनकी नजरों में विलेन बना दिया था। इन सब के अलावा शफिया की पहली पत्नी रोना मोहम्मद उमर हर पल बच्चों के पक्ष में रहती थी, इसलिए वो भी मोहम्मद शफिया, हामिद और तूबा की नजरों में खटकने लगी थी। इसी के बाद मोहम्मद शफिया अपनी पत्नी तूबा और बेटे हामिद के साथ मिलकर तय करता है कि वो इन चारों को मार देगा, ताकि परिवार पर जो कलंक इन लोगों ने लगाया है उसे मिटाया जा सके। इसी के बाद मोहम्मद शफिया जब दुबई से वापस आता है, तो एयरपोर्ट पर खुशी खुशी अपनी बेटी से मिलता है, ताकि उसे जरा भी शक ना हो कि पिता उससे नाराज हैं और उसकी जान लेने के लिए प्लान बना रहे हैं। घर में जो खुशनुमा माहौल बनाया गया था, वो सब साजिश थी। वो फैमिली वेकेशन प्लान भी साजिश का ही हिस्सा था। साजिश के तहत ये सभी फैमिली वेकेशन पर निकलते हैं। 4-5 दिनों तक मस्ती करने के बाद ये सभी जानबूझकर रात में निकलते हैं। प्लानिंग के तहत ही जैनब, सहर, गीती और रोना उमर को निसान कार में बैठाया जाता है। किसी को शक ना हो, इसलिए अगली सीट पर शफिया अपनी दूसरी बीवी और बच्चों की मां तूबा को भी बैठाता है। रात में कार चलाते हुए जब शफिया नोटिस करता है कि सभी लोग सो रहे हैं, तो मौका देखकर पहले से ही तय नहर के करीब वो अपनी कार लेकर आता है और उसे बिल्कुल किनारे खड़ा कर देता है। कार लगाकर बड़ी सावधानी से शफिया वहां से निकल जाता है। साथ ही चुपचाप तूबा भी कार से बाहर आ जाती है और कार को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद ये सभी अपनी लेक्सस कार में बैठते हैं। फिर इस कार को ड्राइव करते हुए शफिया नहर के पास आता है और फाइनली अपनी लेक्सस कार से नहर किनारे खड़ी निसान कार में टक्कर मारता है। टक्कर लगते ही कार नहर में गिरती है और डूबने लगती है। चूंकि कार का गेट लॉक कर दिया गया था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकल पाता है और चारों डूबकर मर जाते हैं। इस खुलासे के बाद 22 जुलाई 2009 को मोहम्मद शफिया, मोहम्मद हामिद और तूबा याहिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन सभी पर परिवार के 4 सदस्यों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने का मामला दर्ज किया जाता है। अगले कुछ महीनों तक पुलिस सबूत और गवाह जुटाती है। इस पूरे मामले में 58 गवाह पेश किए जाते हैं। कुल मिलाकर पूरी सुनवाई के बाद फाइनली 29 जुलाई 2012 को शफिया, तूबा और हामिद को
उन चारों की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इन तीनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाते हुए 25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनाने वाले जज इसे कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश और सबसे जघन्य अपराध मानते हुए साफ साफ लिखते हैं कि 25 साल से पहले किसी भी सूरत में अपराधियों को ना तो पेरोल दी जाएगी और ना ही बेल मिलेगी। इस केस की सुनवाई के दौरान यह भी साबित हो जाता है कि रोना मोहम्मद उमर शफिया की पहली पत्नी थी, जबकि शफिया ने वीजा के लिए अप्लाई करते समय रोना को अपनी रिश्तेदार बताया था और उसे नौकरानी बनाकर लाया था। ये कनाडा की नागरिकता नियम का उल्लंघन था, इसलिए कनाडा सरकार भी मोहम्मद शफिया का परमानेंट नागरिकता वापस ले लेती है। अब हालात ऐसे हैं कि ये तीनों फिलहाल जेल में हैं और पूरे 25 साल तक जेल में ही रहेंगे। जेल से छूटने के बाद इन्हें सीधे एयरपोर्ट लाया जाएगा, जहां से इन्हें अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। इन तीनों की 25 साल की सजा 2035 में पूरी होगी। सजा पूरी होने तक शफिया की उम्र 83 साल होगी, तूबा की उम्र 66 साल हो जाएगी, जबकि हामिद की उम्र 45 साल हो जाएगी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि तूबा ने कुल 7 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 3 बच्चों की तो इन लोगों ने मिलकर जान ले ली थी, एक बेटा जुर्म में ही शामिल था और जो बाकी 3 बच्चे बचे उन्हें कोर्ट द्वारा ही बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था को दे दिया गया। इनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन तीनों की पहचान आज भी गुप्त रखी गई है। दुनिया इस कांड को शफिया फैमिली मर्डर के नाम से जानती है। इसे कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी ऑनर किलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी घटनाओं की सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।